प्लीज़ एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब खोल लीजिए। और अगर मैं कहूँ कि आपके सामने या आपके रूम में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो आपके देखने से क्रिएट हुई हैं, तो यह आपको थोड़ा स्ट्रेंज और वियर्ड लग सकता है। मगर क्वांटम मैकेनिक्स के जनक नाइल बोहर और मैक्स प्लैंक का एग्जैक्टली यही मानना था। तो क्या यह सही है कि हमारी चेतना जैसी होती है हमारे जीवन में चीज़ें वैसे ही क्रिएट होती जाती हैं? क्या वाकई में हमारी कॉन्शसनेस यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है? और क्या अब वह समय आ गया है जब स्पिरिचुअलिटी और साइंस कहीं ना कहीं एक जगह आकर खड़ी हो गई हैं? वेल, ये जितना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है उतना ही क्यूरियोसिटी भी। तो आइए जानते हैं क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शसनेस के रिलेशन के बारे में, और क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शसनेस के रिलेशन को जानने से पहले आपको इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत को जानना होगा। तो कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी से, जब साइंटिस्ट दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक ग्रुप जिसे न्यूटोनियन और क्लासिक ग्रुप कहा जाता था, जिसके प्रोमिनेंट फिजिस्ट आइजैक न्यूटन का यह मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है, जबकि दूसरा ग्रुप जिसे क्रिश्चियन ह्यूजेन लीड कर रहे थे, उनका मानना था कि लाइट एक वेव है। लेकिन चूंकि न्यूटन उस समय के एक फेमस फिजिस्ट थे, इसलिए लोगों ने ह्यूजेन की बात पर उतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंग्लैंड के एक फिजिस्ट थॉमस यंग द्वारा 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, जिसमें लाइट को दो पतली स्लिट से गुजारा गया, जिसके रिजल्ट बड़े ही सरप्राइजिंग थे। वह लाइट स्क्रीन पर सीधा पैटर्न बनाने की जगह स्लिट से निकलने के बाद फैल रही थी और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही थी, जिसने यह प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस कंट्रोवर्सी को एक बार फिर धार तब मिली जब 1905 में आइंस्टाइन द्वारा दी गई फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ने फिर से लाइट को पार्टिकल साबित कर दिया, और यह विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन दोनों ही ग्रुप अपनी जगह पर सही थे, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सली यह मान लिया कि लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी, मतलब लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता है तो कभी पार्टिकल की तरह। लेकिन अभी तो एक थ्योरी आना बाकी था जिसने साइंटिस्टों के दिमाग को हिला कर रख दिया। हुआ यूं कि 1924 में फेमस फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली के द्वारा एक हाइपोथेसिस दी गई कि जब लाइट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी शो करता है तो मैटर क्यों नहीं शो कर सकता, जिसको आगे चलकर 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मन के द्वारा फेमस डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में साबित कर दिया गया, जिसका कंक्लूजन था कि लाइट हो या मैटर, क्वांटम लेवल पर या सब एटॉमिक लेवल पर सभी चीजें वेव नेचर को शो करती हैं। अब इन सब बातों ने क्वांटम थ्योरी के फोर फादर नाइल बोहर और हेजनबर्ग के दिमाग में खलबली मचा दी। तब उन्होंने फिर से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट लाया। इस एक्सपेरिमेंट को कोपेनहेगन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिटेक्टर का यूज किया, और इसके रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के यूज से पहले स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही थी, वही डिटेक्टर के यूज के बाद स्टेट पैटर्न बनाने लगी, जैसे पार्टिकल बनाती है। अब बात यहाँ आकर फंसी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल रहा था कि कोई चीज उसे वॉच कर रही थी या नहीं, जिसके कारण वो अपना बिहेवियर बदल रही थी। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जब एक पार्टिकल सुपर पोजिशन में होती है तो अपने साथ हर इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल को भी सुपर पोजिशन में ला देती है। तो चलिए इसे श्रोडिंगर के कैट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसमें एक हाइपोथेटिकल कैट, एक जहर से भरे फ्लास्क, एक हैमर जिसका ट्रिगर रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस से जुड़ा है, जो सभी एक जार में बंद है। अगर वो मॉनिटर रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है तो वो हैमर ट्रिगर होगा और वो फ्लास्क टूट जाएगा और बिल्ली मर जाएगी। लेकिन बिल्ली मरी है या जिंदा है यह आप तभी जान सकते हैं जब आप उस जार को खोल कर देखेंगे। श्रोडिंगर का मानना था कि जब तक वह जार खुला नहीं है वो बिल्ली सुपर पोजिशन में है, मतलब एक ही समय में वो जिंदा भी है और मरी हुई भी। लेकिन जैसे ही आप उस जार को खोलते हैं तब वो सुपर पोजीशन की स्टेट किसी एक पोजीशन में कोलैप्स कर जाती है। मतलब आपको कॉन्शसनेस डिटरमाइन करता है कि वो बिल्ली मरी है या जिंदा है। लेकिन यह सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, क्योंकि साइंस एविडेंस और फैक्ट पर चलता है। इसलिए अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि कॉन्शसनेस ही वेब कोलैप्स का रीजन है, जिससे यह भी साबित होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम थ्योरी अभी कहीं दूर खड़े हैं, जिन्हें पास आने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। और जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बात आती है तो यूनिवर्स में छुपे गुप्त रहस्यों को खोजने के लिए इन दोनों की जरूरत है।
लेकिन अभी तक ये दोनों साथ चलते नजर नहीं आते, क्योंकि जब आप एविडेंस, रैशनैलिटी और फैक्ट्स पर बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी कहीं दूर खड़ी नजर आएगी, और जब आप विश्वास, रहस्यवाद और व्यक्तिपरक अनुभव की बात करेंगे तो साइंस कहीं दूर खड़ी नजर आएगी। इसलिए ओशो कहते हैं कि मैं जितना ईश्वर को अपने तर्क और सवालों से खोजने की कोशिश करता हूँ, मैं उतना ही नास्तिक बनता जाता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।